नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात भारत के सबसे नजदीकी पड़ोसी भारत और नेपाल के रिश्तों की। भारत और नेपाल के संबंधों में फिर तल्खी आ गई है। पिथौरागढ़ लिपुलेख सड़क परियोजना और कालापानी के मुद्दे को लेकर नेपाल में भारत के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। नेपाल भारत पर अपनी जमीन कब्जाने का आरोप लगा रहा है। मोदी सरकार पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने का दावा करती आई है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर नेपाल जैसे पड़ोसी देश में लोग भारत के खिलाफ सड़क पर क्यों उतर रहे हैं। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि नेपाल के भारत के साथ रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, पर अब नेपाल चीन की तरफ झुकता दिख रहा है। तो क्या ये भारत सरकार की कूटनीतिक विफलता है? आखिर क्यों मोदी सरकार नेपाल जैसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक रूप से सबसे करीबी समझे जाने वाले पड़ोसी देश नेपाल से भी रिश्ते सुधारने में नाकाम रही है? आज इन्हीं सवालों पर अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल, विदेश मामलों के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ मनोज जोशी, वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक, और फोन पर हमारे साथ जुड़ेंगे जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर एस.डी. मुनि। सबसे पहले बात करते हैं सुरेश गोयल जी से। गोयल साहब, आप राजनयिक रहे हैं, इस तरह से तमाम देशों के रिश्तों को आपने करीब से देखा है। नेपाल में इस तरह भारत विरोधी भावनाओं का भड़कना कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए पंकज, मैं अगर आजकल का जो हो रहा है कि भावना भड़क रही है, मैं थोड़ा सा इसका जो रूट है लिपुलेख पास का जो ये इसमें जा रही है, इसका थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है जी। देखिए, ट्रेडिशनली कम से कम 200-300 सालों से ये जो रूट रहा है, ये हमेशा से हिंदुस्तान से चाइना तिब्बत की तरफ जाने के लिए, ट्रेड के लिए एक रास्ता रहा है। इसके अलावा जो कैलाश मानसरोवर के लिए जो तीर्थ यात्रा पर यहाँ से लोग जाया करते थे, बुद्धिस्ट या हिंदू, तो कम से कम 200-300 सालों से वो भी रूट चलता रहा है। 1962 वॉर के दौरान उसके बाद में यहाँ पर तल्खी आई, रास्ता बंद हुआ। 1977 में जब हमारे राजदूत दोबारा चीन गए और चीन के राजदूत यहाँ पर आए, तो उसका सबसे पहला एक अर्ली हार्वेस्ट ये रहा कि 1981 में ये रास्ता दोबारा खुला और यहाँ से तीर्थ यात्रा दोबारा शुरू हुई। और 1992 में इस रास्ते से बॉर्डर ट्रेड का भी रास्ता खुला। बॉर्डर ट्रेड का जो रास्ता है, रूट, ये काली नदी के किनारे किनारे जाकर के जी काला पानी से सीधा जाके लिपुलेख पास पर इनको ये क्रॉस करते हैं टक। मैं वहां खुद जा चुका, रास्ते के ऊपर कभी भी मेरी याद में कभी भी यहाँ पर ऐसी तल्खी नहीं हुई। तभी भी जब मैं 1996 में या 1996 में जब मैं गया था वहां पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर, तब भी काला पानी ये जो एरिया क्लेम कर रहे हैं कि नेपाल का है, तब भी वहां पर इंडियन कैंप था। वहां पर लिपुलेख पास को हमेशा से मानते रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहा है वो, तो कभी भी नहीं रहा है ये। तो अभी जो एक नेपाल में ये भावनाएं भड़की हैं, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि उस रास्ते में जो ट्रेड होता है, ट्रेड के लिए खाली यही नहीं कि हिंदुस्तानी ट्रेडर्स होते हैं, नेपाल का भी ट्रेड होता है। बिल्कुल। सुरेश जी, मैं आपको टोकूंगा और लोगों से भी बात करनी है, दोबारा आपके पास आएंगे। दरअसल सवाल ये भी उठ रहा है कि नेपाल की सरकार लगातार ये मांग कर रही है कि इस पर भारत सरकार जो अभी स्थिति है उस पर तुरंत बात करे, जो भारत सरकार उस पर उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही है। प्रोफेसर एस.डी. मुनि हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, क्या लगता है कि भारत सरकार नेपाल को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है, या फिर हमारी कूटनीतिक और जो विदेश नीति की समझ है उसमें कुछ समस्या है? देखिए, हमारा जो नेबरहुड फर्स्ट का पॉलिसी मोदी जी का था, वो लड़खड़ाने लगा है 2015 के बाद में ना, और हमने उस संविधान में कुछ परिवर्तन लाने के लिए हस्तक्षेप भी किया डिप्लोमेटिक तरीके से। और उसके बाद वहाँ पे जो इकोनॉमिक पाबंदियाँ कुछ लगी, जिसको वो लोग ब्लॉकेड कहते हैं, उससे वहाँ के लोगों ने वहाँ के राष्ट्रवाद का राजनीतिकरण करके उसको भारत के खिलाफ कर दिया है। और तब से ये रिश्तों में तनाव
लगातार चल रहा है और नेपाल बराबर एक बात कहता है कि जो हमारे अनसुलझे हुए मुद्दे हैं उनको बैठ के सुलझाया जाना चाहिए। और ये सही बात है कि ये जो बॉर्डर का मुद्दा है, करीब मैं बताऊं 97-98% बॉर्डर तो सेटल्ड है, उस पर डिस्प्यूट नहीं है। जो 2-3% का रह गया था उस पर यह तय हुआ कि दोनों फॉरेन सेक्रेटरीज आपस में मिल के उसका सुलटा करेंगे, लेकिन हमारा फॉरेन सेक्रेटरी अभी इस स्थिति में नहीं है कि बताए। और अभी ये हमने कहा है कि ये कोविड होने के बाद में जब नॉर्मल स्थिति हो जाएगी तब हम बैठ के बात करेंगे। लेकिन नेपाली कुछ तो राजनीति से प्रेरित होकर और कुछ अपने राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर बार बार इस बात को कहते हैं कि नेपाल के साथ भारत ठीक बर्ताव नहीं कर रहा। 1 मिनट और अगर आप दें तो मैं कह दूं कि जहां तक ये काले पानी क्षेत्र का सवाल है, उसमें दोनों भारत के पास भी अपने प्रमाण हैं और नेपाल के पास भी अपने प्रमाण हैं। तो इन प्रमाणों को बैठकर ही सुलझाना पड़ेगा। नेपाल 1816 की सुगौली संधि पे जाता है और भारत के पास में पुराने अंग्रेजों के जमाने के नक्शे हैं, जबकि नेपाल ने उन पर कोई ऐतराज नहीं उठाया बाद में। और अभी ये इस काले पानी के मुद्दे को लेकर नेपाल का ऐतराज 1990 के बाद में ही कोई जोर शोर से शुरू हुआ है, उसके पहले नहीं था। और चीन के ये जैसा सुरेश जी ने कहा, हमारे फौजी भी वहाँ बैठे हैं और यही नहीं, चीन ने भी मान लिया है कि जो हमारी उनके साथ सीमा है उसमें नेपाल का ये हिस्सा कहीं नहीं आता है, लेकिन नेपाल उसको अपना हिस्सा मानता है। तो ये कुछ हद तक देखिए वहाँ कम्युनिस्ट सरकार है और चीन ये चाहता है कि अब वो सरकार उनके वश में रहे। और अब चूंकि बॉर्डर के ऊपर हमारी बातचीत हो रही है और तनाव भी है कई जगह में, इसलिए चीन ये जरूर चाहता होगा कि भारत को वहां से दखल किया जाए। बिल्कुल। और तो इसीलिए वो जरूर उसको सपोर्ट कर रहा होगा। इसमें लगातार अपने अपने तर्क हैं, जैसा आपने कहा कि 1816 की सुगौली संधि का वो जिक्र बार बार करता है और ये भी कहता है कि 1961 में उसने जो है वो जनगणना करवाई थी काला पानी में, जबकि 1962 के युद्ध के बाद से ही भारतीय सैनिक वहां पर मौजूद हैं। मनोज जोशी जी, ये सारे विवाद तो हैं जो हमें औपनिवेशिक रूप से मिले हैं, औपनिवेशिक इतिहास के साथ नत्थी हैं ये सब विवाद, लेकिन इस समय जो स्थिति है, क्या भारत सरकार के पास इतना वक्त नहीं है कि वो जो नेतृत्व है नेपाल का उसको इंगेज करती, उससे वार्ता करती, या फिर इसकी जरूरत ही नहीं है, नेपाल को जो करना हो करे, इस सोच पर हम चले गए? देखिए, मुनि जी ने आपसे कहा कि 2015 से एक स्थिति पैदा हुई है जहां तक कि भारत विरोधी सवाल हैं, जो नेपाल में जो भारत विरोधी राजनीति है ये तो बहुत पहले से चली आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। जहां तक कि काला पानी का सवाल है, देखिए मैं कुमाऊं का रहने वाला हूं, हमारे लिए तो काला पानी बहुत करीब की हमारे लिए मानी जाती है, काफी करीब की जगह है। हमारे दादा परदादा वहां से तिब्बत जाते थे, तो हमारे लिए भी एक इमोशनल मामला है और नेपाल में भी लग रहा है कि ये एक इमोशनल मामला बन गया है। पर इसमें इसको सुलझाने में कोई ऐसी ज्यादा परेशानी नहीं है। सवाल ये है कि काली नदी कहां है, कौन सी है, और ये चीज जो है ये आज के जमाने में जो ज्योग्राफिकल एक्सपर्टीज है उससे बहुत आसानी से पता की जा सकती है। पर वो तभी होगा जबकि दोनों साइड जो हैं आपस में मिलकर बैठेंगे, एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे, एक्सपर्ट कमेटी को वहां भेजेंगे और जमीन पे देखेंगे कि साहब इस काली नदी कौन सी है, कौन सा उसका मेन स्ट्रीम जो है, जो मेन स्रोत है वो कहां से बह रहा है। ये सवाल जो है ये केवल नेपाल और भारत का नहीं है, चीन के साथ तो हम पूरे, आप जानते हैं हमारी पूरी सीमा जो है इस पे उलझी हुई है, ये तय करने के लिए कि बॉर्डर कहां है। तो मैं समझता हूं कि जो इमोशन का जो मामला आ गया है इसमें 2015 से, और ये क्योंकि नेपाल छोटा मुल्क है, हमारे मुकाबले छोटा मुल्क है, मैं समझता हूं कि ये हमारी डिप्लोमेसी की कमी है कि हम जो है नेपाल को साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं। पर नेपाल में भी ये बात इतनी आसानी की नहीं है, क्योंकि नेपाल में अक्सर जो है भारत विरोधी राजनीति करना जो है काफी आसान है।
लोगों को भड़काना भारत के खिलाफ। जहां तक कि काला पानी का सवाल है, वहां पे कुछ खास ऐसे इकोनॉमिक खासियत नहीं है, ना वहां कोई ऐसे ना कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहां पे प्रोजेक्ट बन सकता है। एक रास्ता है, वहां से एक रास्ता है तिब्बत के लिए, उसका महत्व भारत और चीन दोनों के लिए है, और इसीलिए चीन ने भी ये मान लिया है कि ये भारत के हिस्से में पड़ता है। बिल्कुल, चूंकि जी यहाँ से ये जो यात्रा जिसकी सवाल है, इसको ये तय करना कि काली नदी कहाँ है, कहाँ से बह रही है, ये इतनी मुसीबत की बात नहीं है। जी बिल्कुल। वैदिक जी हमारे साथ हैं। वैदिक जी, आपने तो बहुत करीब से देखा है जो तमाम देशों के आपसी रिश्ते, खासतौर पर पड़ोसी देशों के साथ। एक सड़क बनती है धारचूला से सीधे वो काला पानी तक या लिपुलेख दर्रे तक, जहां से अब कहा जाए तो जो पूरा जो रास्ता है मानसरोवर का वो बहुत करीब हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत से भारतीयों के लिए एक बहुत ही ये इमोशनल मसला है। इस पर चीन भी मान गया है, उसे दिक्कत नहीं है, लेकिन नेपाल जैसा देश जो सांस्कृतिक रूप से कहीं ज़्यादा, हम कहते हैं कि विश्वनाथ से लेकर और जो काठमांडू में हैं वहाँ तक, पशुपतिनाथ तक एक ही पूरा सिलसिला है, लेकिन नेपाल हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। क्या राष्ट्रवाद टकरा रहा है? राष्ट्रवाद की राजनीति भारत पे खूब हुई तो नेपाल में भी हो रही है। कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल की, उसमें अंदर दंगल चल रहा है, और उस दंगल की वजह से, हेलो जी आप बोले, आवाज आ रही है। नेपाल सत्तारूढ़ पार्टी में जी अंदरूनी दंगल चल रहा है। केपी ओली प्रधानमंत्री हैं और पुष्पकमल दहल पार्टी के अध्यक्ष हैं। दोनों में खींचतान चल रही है, दोनों एक दूसरे पर दबाव डाल रहे हैं। तो वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई भारत विरोधी मुहिम खड़ी हो जाए। और जो 1816 की सोगोली की संधि हुई थी, उसमें हमारे साथियों ने, डॉक्टर मुनि ने और प्रोफेसर जोशी ने बहुत ठीक बात कही कि उस संधि की व्याख्या, यानी उसमें काली नदी कौन सी है और कहाँ से शुरू होती है, और उसके तट से भारत की सीमा शुरू होती है या जहाँ से उसका स्रोत है, पानी जहाँ से आ रहा है, झरना आ रहा है, वहाँ से शुरू होती है, इन बातों पर बहस की जरूरत है। लेकिन कुल 35 किलोमीटर की जगह है जिसको भारत सरकार ने पक्का कर दिया है। 3-4 किलोमीटर और पक्की होना बाकी है। अगर वो पक्की हो जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल क्या चाहता है? नेपाल जो चाहे भारत को उसे दे सकता है, उसको प्रसन्न कर सकता है। लेकिन ये अगर नेपाल इसको राजनीतिक विवाद बनाएगा तो वो खुद बहुत परेशानी में पड़ जाएगा। क्योंकि जैसा डॉक्टर मुनि ने कहा कि उस जमाने में कोई नक्शे वगैरह बनाने की हैसियत नेपाल के पास थी नहीं। अंग्रेजों ने जो नक्शे बनाए उसके हिसाब से तो जमीन हमारी है। और 1962 तक नेपाल को भी कोई एतराज नहीं। 1962 में पहली बार नेपाल ने एतराज किया। और अब नेपाल के लिए एक बहुत ही एम्बेरेसिंग चीज ये भी है कि चीन ने उसको भारत की जमीन स्वीकार किया है अप्रत्यक्षता। क्योंकि जो 2015 में भारत और चीन के बीच समझौता हुआ है, वहाँ से व्यापार आदि का आने और जाने का, उसमें चीन ने मान्यता दी है कि वो भारत की जमीन है। जी, तो नेपाल की ये भी एक परेशानी का कारण हो सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के आंतरिक राजनीति, जो नेपाल की अपनी आंतरिक राजनीति है, वहाँ जो खींचतान चल रही है, जैसे वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, जैसा बताया वैदिक साहब ने, और इसके अलावा तमाम राष्ट्रवाद के नारों से अपने को ज़्यादा बड़ा राष्ट्रवादी साबित करने की जो परंपरा हम अन्य देशों में भी देखते हैं, भारत समेत, वो नेपाल में भी है। इसके दूसरे पहलुओं पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की,
हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर नेपाल में भारत के खिलाफ प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, खास तौर पर जिस तरीके से अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सड़क का उद्घाटन किया, धारचूला से जो सीधे लिपुलेख दर्रे तक जाती है, उसके बाद ये प्रदर्शन और बढ़ गए और कहा जा रहा है कि भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया है और इस मुद्दे पर भारतीय नेतृत्व बात करने को तैयार नहीं है। जेएनयू के प्रोफेसर एसडी मुनि हमारे साथ है। प्रोफेसर मुनि, ये जो बात नेपाल के तमाम नेताओं और मंत्रियों की ओर से आई है कि भाई भारत के नेता जो है, ये सरकार जो है, वो इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती, एड्रेस ही नहीं कर रही है, तो ये जो बिग ब्रदर एटीट्यूड का बार बार सवाल उठता रहा है कि आप मानते ही नहीं कि नेपाल की कोई हैसियत है, ये कहीं ज्यादा अपमानित करने वाली बात है। क्या सचमुच ये आरोप सही है? क्या इसमें कुछ दम लगता है आपको? ये आरोप सही भी है और उसका राजनीतिकरण भी किया गया, दोनों बातें हैं जी। सही इस माने में है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बात का जो प्रपोजल है वो नेपाल ने रखा हुआ है और हमने उस पर अभी तस्दीक नहीं की है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं और भी मुद्दे हैं जिससे नेपाल बहुत नाराज है कि उन पे बातचीत नहीं हो रही है। जैसे डिमोनेटाइजेशन के वक्त में बहुत सारा पैसा नेपाल का उसमें अटक गया, उसका कोई फैसला नहीं हुआ है अभी तक। जो एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप बना था उसकी रिपोर्ट बन गई, उस रिपोर्ट के ऊपर सरकारों की अभी कोई समीकरण नहीं बना है। तो इस तरह से नेपाल बहुत सारे मुद्दों को लेके नाराज है और जब एक मुद्दा सामने आता है तो सभी कुछ बात उस पर बिखर पड़ती है। तो ये दोनों ही बातें हैं कि एक तो हम बात नहीं कर रहे हैं इस बॉर्डर के मामले पर पिछले कुछ समय से, ये बात सही है नेपाल की, ये है कि नेपाल में इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, चाहे वो आंतरिक जो पार्टी में विरोध है उसकी वजह से हो या जो नेपाल का राष्ट्रवाद भारत मुखी हो गया है उसको बना दिया गया है। जैसे मैंने कहा पहले से भी होता था लेकिन 2015 से ज्यादा सशक्त हो गया है क्योंकि वो बॉर्डर में जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ उसकी वजह से वहाँ का आम आदमी इफेक्ट हुआ और सबको लगा कि ये भारत की वजह से हम तंग हैं। तो इकोनॉमिक ब्लॉकेज जैसी जो स्मृतियां हैं वो कटुता को वो और नहीं गई है जी गई नहीं है और वो उस अंदर भरी हुई है। गोयल साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो बात हो रही है नेपाल की ओर से कि आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे खित्ते में खास तौर पर चीन के पक्ष में ये बात जाती है कि नेपाल अगर भारत से दूर होता है, क्या इस पे गंभीरता से सोचने की जरूरत भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को नहीं है? देखिए, जैसा क्या है कि पहले आपने ही बताया और प्रोफेसर मुनि ने बताया कि यहाँ पर चीन पहले ही इस बात के लिए राजी हो चुका है कि सड़क में जो ये लिपुलेख ये भारत का हिस्सा है और वहाँ पे सड़क बननी चाहिए और काला पानी के ऊपर भी उसकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। हमें एक बात समझनी चाहिए कि आज का नेपाल ये 1990 का या 2000 का नेपाल नहीं है। नेपाल में एक जो राष्ट्रवादी नीति है कि हम बराबर के देश हैं, जो पहले का था कि नहीं हम भारत के साथ में है, भारत बड़ा भाई है, रोटी बेटी का संबंध है, वो चीजें धीरे धीरे परे हट रही हैं और हमको नेपाल से, अब नेपाल को हमसे जो बातचीत है वो बिल्कुल जैसे दो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं जिनके हिस्टोरिकल जो कंटेक्स्ट है वो इतना भी महत्वपूर्ण के लिए नहीं रह गया है। तो मेरा आप जैसे काला पानी का जो है, काला पानी के बारे में बात की 2000 से पहले या 10 साल से पहले कोई बातचीत उसकी ऐसी होती भी नहीं थी। तो हमको अब ये समझ करके कि नेपाल की अपनी एक राष्ट्रवादी नीति है, उसको ध्यान में रखते हुए उनसे बात करनी पड़ेगी। चाइना का इसमें मुद्दा हमको जो है ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, वो इसमें जो है चाहते हैं कि आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये एम्फेसाइज करना होगा कि जो सड़क बन रही है या बनी हुई है उसमें हमारा भी उतना ही हित है और नेपाल का भी उतना ही हित है। अगर उनको ये लगता है कि इसमें हमारा एक शेयर इंटरेस्ट है तो मेरे ख्याल बातचीत करने में आसानी रहेगी।
बिल्कुल, लेकिन बातचीत करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई रास्ता बिल्कुल। नहीं है। और समस्या यही है कि भारत पर आरोप नेपाल का यही है कि बात ही हम नहीं कर रहे हैं। मनोज जी, आप पूरी स्थिति को देख रहे हैं और जिस तरीके से वहां पर यह सवाल उठ रहा है कि ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप, क्या भारत सत्ता प्रतिष्ठान जो वर्तमान है वो क्या नेपाल की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता है या नहीं करना चाहता, और उसे लगता है कि ये तो हमारे छोटा भाई है, वैसे ही इसको रहना चाहिए? कोई ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है? ये जरूर एटीट्यूड, इसमें कोई शक नहीं है। और हमने पहले ही से देखा है, पहले कहा गया था कि हम गुड नेबर पॉलिसी कर रहे हैं, साथ साथ जो है चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। अब हम देख रहे हैं कि ये एक नया दौर आया है जबकि हम परवाह नहीं करते। और मुनि जी ने जो है, प्रोफेसर मुनि ने लिस्ट कर दिया कई जो शिकायतें हैं नेपाल की। मुझे ये समझ नहीं आता है कि अब जैसे डिमोनेटाइजेशन का मसला था, पैसा अटका हुआ और काफी पैसा है, छोटे मुल्क के लिए काफी बड़ी रकम है, इसको क्यों नहीं बदला जा सकता है? इसमें कोई वो नहीं है। और जहां तक कि काला पानी की बात है, मैं समझता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं, एक तो ये भौगोलिक तौर से जुड़े हुए हैं, हम ज्योग्राफी से भाग नहीं सकते हैं, नेपाल भाग नहीं सकता है, ना भारत भाग सकता है। और हमारे रिश्ते इतने गहरे हैं कि कोई भी नेपाली भारत में नौकरी कर सकता है, चला आ सकता है, उसको क्लास 2 नौकरी भी उसको मिल सकती है। ऐसे रिश्ते और कोई दो मुल्कों में नहीं है जैसे भारत और नेपाल के हैं। ऐसी स्थिति में नेपाल को नाराज करना जो है, मैं समझता हूं कि ये तो मूर्खता है। इसमें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। और जहां तक कि काला पानी का सवाल है, मैं समझता हूं कि अगर वहां एक्सपर्ट कमेटी बनाएं, एक्सपर्ट कमेटी जाए, फर्ज करिए वो कहते हैं कि हाँ नहीं साहब ये नेपाल का इलाका है, और भी कई रास्ते हैं, आप उसको लीज कर सकते हैं, बिल्कुल उस एरिया को लीज कर सकते हैं। वहां और कुछ, वहां कोई इतनी महत्वपूर्ण कोई आर्थिक वो नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से नेपाल को खासकर उसकी जगह की जरूरत है। भारत को जरूर जरूरत है, भारत को जरूरत है। हमारा जो चीन के साथ जो रास्ता है, कैलाश मानसरोवर का रास्ता है, वो वहीं से गुजरता है, वो वहीं से जरूरत है, नेपाल की नहीं है। बिल्कुल वहीं से गुजरता है। और चीन की पूरी भंगिमा को देखते हुए शायद नेपाल को अपने साथ रखना और जरूरी हो जाता है। वैदिक जी, हमें उन तस्वीरों की याद बार बार आती है, और अभी हम स्क्रीन पे चला भी रहे थे, जब मोदी जी गए थे वहां पर पशुपतिनाथ मंदिर में, उन्होंने पूजा अर्चना की थी और बहुत एक बड़ा शो हुआ था। और ऐसा लगा कि बस नेपाल तो भारत का विस्तार ही, एक आंगन है हमारा, एक कोर्टयार्ड है, कुछ इस तरह की एक वो कोशिश की गई थी छवि बनाने की। लेकिन आज वहां जिस तरीके से नौजवान सड़क पर आपके खिलाफ यानी भारत के खिलाफ उतरकर गिरफ्तारी भी दे रहा है, क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो पुरानी पूरी विदेश नीति थी, जिसमें हम तीसरी दुनिया के तो नेतृत्वकारी शक्ति थे ही, पड़ोसियों के भी, पाकिस्तान को छोड़ दें तो आमतौर पर उनके हम बहुत ही हित चिंतक के रूप में सामने आते थे, क्या हमारी अहमन्यता ने, कथित रूप से अगर मैं कहूं, जो आरोप है, उसकी वजह से हम इस स्थिति को खो चुके हैं? देखिए, इसमें असली मामला है हमारी नौकरशाही का। 2015 में जो नेपाल की हमने घेराबंदी की थी, क्या वो वही नेता कर सकते हैं जो नेपाल को अपना तीर्थ मानते हैं, जो नेपाल को हिंदू राष्ट्र मानते हैं, जो नेपाल को भारत से, पड़ोसी देशों को तो मित्र मानते हैं, नेपाल को भाई मानते हैं? क्या ऐसे देश की हम घेराबंदी कर सकते हैं? लेकिन नौकरों ने सलाह दी घेराबंदी कर। 5 साल पहले जब हमारे प्रधानमंत्री और चीन के बीच समझौता हुआ था, और ये जो निपुलेख पास है कर रहा है, उससे आने जाने का व्यापार करने, तब नेपाल ने आपत्ति की थी और कहा था कि दोनों देशों के विदेश सचिव मिलकर आपस में बात करें। अरे भाई, बात करने में क्या बिगड़ रहा है? बात करना चाहिए ना। लेकिन हमने क्या सोचा, अरे 35 किलोमीटर का मामला है, कच्चा रास्ता है, उसको जरा मजबूत बना दें, फिर होगी बात, होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये ठीक नहीं है। भारत को चाहिए कि नेपाल से बात करें। और मुझे खुशी है कि हमारे विदेश मंत्रालय ने नेपाल को कहा है कि कोरोना का मामला खत्म होने दीजिए, फिर बैठ के हम बात करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि नौबत आई क्यों?
ये नौबत आने नहीं देना चाहिए। 35 किलोमीटर का मामला है। मैं तो कहता हूँ कि भारत उसके लिए कुछ भी, अगर नेपाल बहुत ज्यादा अड़ जाए, नहीं माने बात और ऐसा रवैया अपना ले कि जो तर्कसंगत भी नहीं लगता है भारत को, तो भी इतनी सी जमीन का तो कुछ भी फैसला हो सकता है, कुछ भी ले दे हो सकती है। बिल्कुल, और इस तरह से सीमाओं का निर्धारण होता रहा, खास तौर पर जो देश औपनिवेशिक इतिहास से जुड़े हैं उनके सीमाओं के निर्धारण के प्रश्न महत्वपूर्ण रहे हैं और वही नेतृत्व इतिहास में याद किया जाता है जो बहुत शाइस्तगी से इन समस्याओं को हल करके देश को आगे बढ़ा ले जाए। और ये चुनौती आज के भारतीय नेतृत्व के सामने भी है, क्योंकि नेपाल में भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो ये सिर्फ सुर्खियों का मामला नहीं है, बल्कि ये आपके मानस पर चोट पहुंचाने वाली बात भी हो सकती है। आप सबने इस परिचर्चा में भाग लिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।